Hello everyone and welcome back to the channel. So today I am going to solve Cambridge O-Level Physics Code 5054 May June 2024 Paper 1 Variant number 2. So let's start with the paper. Question 1. What is measured using a micrometer? Option A area, option B current, option C length and option D mass. अब हमें पता है कि यहाँ पे ये माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की बात कर रहे हैं. माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज मल्टीपल चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल द डायमीटर ऑफ अ बॉल, द डाया ऑफ अ बॉल और द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, अच्छा ये दोनों जो कैटेगरीज हैं ये लेंथ की हैं. सो बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली लेंथ्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Two people pull on ropes to move a boat along a canal. The boat moves at a constant velocity. The vector diagram for the tension in the ropes is shown. Okay. Which vector is the drag acting on the boat? Okay. अब इसमें हमें यहाँ पे चार मल्टीपल सिचुएशन एरोज बना के दिखाए हुए हैं जो कि हमारी ड्रैग फोर्स को इंडिकेट कर सकते हैं. अच्छा, अब ड्रैग फोर्स जो होती है वो एक अपोजिंग फोर्स है. तो जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ड्रैग फोर्स उसके ऑपोजिट में लग रही होगी. अब अगर हम डायग्राम में देखें तो दीज टू मैन आर पुलिंग द रोप इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो हमारी जो बोट मूव करेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. इसका मतलब हमारी ड्रैग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी इस तरफ. ठीक है, लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे थ्रू पैरेललोग्राम मेथड. तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कॉपी बनाया और यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कॉपी बनाई. तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है. इसका मतलब कि हमारी जो बोट है इस वक्त वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, तो अब जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी विच इज़ दिस वन. दिस इज़ आर ड्रैग फोर्स. अच्छा, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक हियर इज़ दैट दे label option B as their answer, which is incorrect because option B is the resultant force or the direction in which the boat is traveling. It is not the drag force acting on the object. Okay, तो यहाँ पे जो correct option है that is option A. So let's move to question number 3. The graph shows how the speed of a car traveling in a straight line changes with time. Which section shows the largest acceleration? अच्छा, ये थोड़ा printing error है, ignore this. लार्जेस्ट एक्सेलरेशन. अच्छा, उसने हमें स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्राफ दिया है जिससे हम काफ़ी फेमिलियर हैं. तो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव स्पीड एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टाइम. स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है हमें वो बताता है एक्सेलरेशन. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब अगर हमें लार्जेस्ट एक्सेलरेशन चाहिए ना तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेडियंट होना चाहिए वो स्टीपेस्ट होना चाहिए. विच मीन्स हमें चारों ऑप्शंस पे ये देखना है कि हमारा ग्रेडियंट स्टीपेस्ट किस में है. तो अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं तो ऑप्शन डी डीसेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है. तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे भी नहीं है. ऑप्शन सी में हमारा ग्रेडियंट कुछ ऐसे, ऑप्शन सी में हमारा ग्रेडियंट ज़ीरो है, इसकी वजह से हमारी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है. ऑप्शन बी में जो हमारा ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है. ओके, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं. और ऑप्शन ए में हमारा ग्रेडियंट स्टीपेस्ट है. तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. So now let's move to question number 4. A man walks along a path from X to Y. Okay, the diagram shows the path from above. ठीक है, the man measures the distance he walks and the time taken. Which quantity can be calculated using this data only? Option A acceleration, B average speed, C average velocity, D power. Okay, अब हमें ये कंसिडर करना है कि उसने हमें यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो किन किन चीज़ों पे बेस करता है. सबसे पहले तो उसने हमें डिस्टेंस बताया हुआ है, द मैन वॉक्स एंड ऑल्सो द टाइम टेकन. तो उसने हमें सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई, द डिस्टेंस एंड द टाइम द मैन टेक्स टू वॉक फ्रॉम एक्स टू वाई. ओके, सो अब हमें पता है कि इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम एक ही चीज़ निकाल सकते हैं या एक ही क्वांटिटी निकाल सकते हैं, दैट इज़ एवरेज स्पीड. बिकॉज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन. सही है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. अच्छा, एक कॉमन एरर यहाँ पे हो सकता है कि स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में और बी में कंफ्यूज हो जाएं कि वाई नॉट एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी इसलिए नहीं क्योंकि वेलोसिटी इज़ मेजर्ड यूजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच इज़ वाई वेलोसिटी इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या कि एक्स टू वाई का वो हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बता देता है कि कितने आई है,
और टाइम दे देता तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने हमें डिस्टेंस बताया, सो वी कैन ओनली कैलकुलेट एवरेज स्पीड थ्रू दैट. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. Now, question number 5. Which property of an object determines its resistance to a change from its state of rest or motion? यहाँ पे न्यूटन के फर्स्ट लॉसेस ने इस क्वेश्चन को लिंक किया है, और जो ये वाली स्टेटमेंट अगर हम इसकी पिक करें, रेजिस्टेंस टू अ चेंज फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट इज़ इंडिकेटिंग द लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, इनर्शिया का लॉ ये था कि अगर कोई मास जो कि स्टिल हो, या अगर कोई मास जो मूव कर रहा हो, अगर आप उस पर कोई चेंज करें उसके मोशन में, तो वो उसको किस तरह रेजिस्ट करेगा. ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी, और ये जो है ये एप्लीकेट होती है ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सही है. इट हैज़ नो लिंक विद इट्स शेप, सरफेस एरिया और वॉल्यूम. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज मास. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. The diagram shows a moon buggy used by astronauts. The mass of the moon buggy on Earth is 210 kg. Gravitational field strength on the moon is 1/6 of that on the Earth. What is the weight of the moon buggy on the moon? अच्छा, तो सबसे पहले हम मून पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. फिर हम W = mg का फॉर्मूला यूज़ करके इसका वेट निकाल लेंगे. ठीक है, तो उसने हमें बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मून इज़ इक्वल्स टू 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ. अच्छा, अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है दैट इज़ 9.81. ठीक है, ये हम सबको पता है. तो मैं पहले मून पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लूँगा. 9.81 डिवाइड बाय 6 दैट इज़ इक्वल्स टू 1.635. ठीक है, तो मेरे पास मून पे जी की वैल्यू आ गई. अब मैं लगाता हूँ W = mg. मास रिमेन्स द सेम, नो मैटर ये अर्थ पे हो या मून पे, मास हमेशा सेम रहेगा. सही है, तो मास की मैंने वैल्यू ली 210, जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, और जी की वैल्यू मैंने पिक की 1.635. मल्टीप्लाई बोथ, तो 210 मल्टीप्लाई बाय 1.635 दैट इज़ इक्वल्स टू 343.35. इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 340 न्यूटन्स. सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. सही है. क्वेश्चन नंबर 7. अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग अ रोड. द फोर्स ऑन द कार ड्यू टू द इंजन इज 800 न्यूटन्स. 800 newtons is the force on the car due to the engine, which is the driving force. The motion of the car depends on the value of the total resistive force R, which law shows the motion of the car for the given value of R. उसने हमें R की मल्टीपल वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इसके बेसिस पे हमें उसका मोशन डिसाइड करके करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. अच्छा देखें, अगर ये कार एक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टिव फोर्स R है वो ऑब्वियसली 800 से छोटी है, तभी जो ये कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी और एक्सेलरेट कर रही है. और अगर रेजिस्टिव फोर्स R की वैल्यू 800 से बड़ी है तो इसका मतलब कि कार डिसेलरेट कर रही है. सो इफ़ द वैल्यू ऑफ R इज़ ग्रेटर दैन 800, दैट मीन्स कार इज़ डिसेलरेटिंग, एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ R इज़ लेसर दैन 800, दैट मीन्स दैट द कार इज़ एक्सेलरेटिंग. इस बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. सबसे पहले वैल्यू ऑफ फोर्स R इज़ 500, तो अगर हम यहाँ पे 500 का एप्लीकेट करें तो 500 इज़ ग्रेटर दैन 800, नो 500 इज़ लेसर दैन 800. तो कार को एक्सेलरेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिसेलरेट लिखा हुआ है. ऑप्शन 1 इनकरेक्ट. ऑप्शन 2 800. अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया कि R की वैल्यू इक्वल हो गई हमारी ड्राइविंग फोर्स के. इसका मतलब या तो कार रेस्ट पे है या कार कॉन्स्टेंट मोशन पे है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर 3 900, तो 900 इज़ ग्रेटर दैन 800, हेंस द कार शुड बी डिसेलरेटिंग, और यहाँ पे डिसेलरेट लिखा हुआ है. तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो R की वैल्यू हमारे पास 1000 है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 800 अगेन, तो कार का मोशन डिसेलरेट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, जो यहाँ पे एक्सेलरेट लिखा हुआ है. दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी. तो इस थ्योरी की बेसिस पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चूज़ किया. क्वेश्चन नंबर 8. 4 of the gravitational forces that act between objects in the solar system are listed. P. The force on the moon due to the earth. Okay. The force on the earth due to the sun. ठीक है. The force on the earth due to the moon. अच्छा,
न्यूटन का थर्ड लॉ पेयर में जो फोर्सेस होती हैं दैट मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ फोर्स लगा रहा है मून पे तो मून को फोर्स लगानी चाहिए अर्थ पे, सही है। दैट शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को देखें, फोर्स ऐसे द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द सन, सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास मून और अर्थ का पेयर दिया हुआ है, ठीक है, जबकि हमारे पास इसके अलावा कोई और पेयर बन नहीं रहा, क्योंकि द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द सन। तो अगर यहाँ पे फोर्स एस होती द फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ, उसके बाद फिर हम मज़ीद इसकी डिटेल्स में जाते कि किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल हमें दो पेयर्स दिए हुए हैं विच इज़ द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ एंड द फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द मून। सो सिंपली हम पी एंड आर हमारी जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर की फोर्सेज हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स इज मूव्ड अप अ रफ स्लोप फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। The diagram shows four forces acting on the box. Okay. Which force is the force due to the friction on the box? Friction is again an opposing force and it acts opposite to the motion of the direction of the object. तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इज़ मूविंग अप द स्लोप, इसका मतलब हमारी जो फ्रिक्शन है वो डाउन द स्लोप होनी चाहिए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज़ एन ऑपोजिंग फोर्स। ए हमारी ड्राइविंग फोर्स है और सी हमारी फ्रिक्शन फोर्स है, हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर, सही है। अगर उसने हमसे पूछा होता कि विच फोर्स इज़ कॉजिंग द ऑब्जेक्ट टू मूव अपवर्ड्स तो हम ऑप्शन ए को चूज़ करते, लेकिन यहाँ पे उसने हमसे बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स को हमें इंडिकेट करना है, तो दैट इज़ सी, सही है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अगेन प्रिंटिंग एरर, इसको इग्नोर करेगा। द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ 4 डिफरेंट थ्रेड्स depends on the load attached. Which thread is the most difficult to stretch over the range of loads shown? अच्छा, एक्सटेंशन हमें इस तरह पता चलेगी कि उसने हमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो उसने हमें दिया हुआ है द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ 4 डिफरेंट थ्रेड्स डिपेंड्स ऑन द लोड अटैच्ड। तो अगर हमारे पास सेम लोड पे यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक वैल्यू चूज़ करेंगे और जो ग्राफ हमारे पास सबसे कम एक्सटेंड हो रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, और इसको मैंने ग्राफ के साथ मैच करा दिया। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ग्राफ सबसे कम एक्सटेंड हो रहा है। ऑप्शन ए, तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी तक, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, ये भी अच्छा खासा एक्सटेंड हुआ है। ऑप्शन सी भी अच्छा खासा एक्सटेंड हुआ है। जबकि अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो ये सबसे कम एक्सटेंड हुआ है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओके, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू स्ट्रेच ओवर द रेंज ऑफ लोड्स शोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन, इट हैज़ अ कॉन्स्टेंट स्पीड। देयर इज़ अ फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द प्लैनेट। दिस इज़ द सैटेलाइट एंड दिस इज़ द प्लैनेट। In which direction is the force on the satellite when it is in the position shown? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उसने हमसे फोर्स ऑन द सैटेलाइट पूछी है, नॉट द फोर्स ऑन द प्लैनेट। अगर उसने हमसे पूछा होता कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द प्लैनेट तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करते, लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि सैटेलाइट पे कौन सी फोर्स लग रही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे है तो उस पर हमेशा फोर्स लगती है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है। तो यहाँ पे भी जो सैटेलाइट पे हमारी फोर्स लगेगी दैट वुड बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और ये वाली फोर्स इस वक्त हमारे पास जो इंडिकेट कर रही है दैट इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखने वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि अगर आप रिपीटेड प्रीवियस पास्ट पेपर्स में देखें तो उसमें उसने हमसे पूछा था व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द प्लैनेट, तो और हमने ऑप्शन बी चूज़ किया हुआ है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग इट। क्वेश्चन नंबर 12। अ क्रेन हैज़ अ 5,800 Newton counterweight positioned 2.3 meters from the tower along a horizontal jib. The center of gravity P of the crane jib is marked. Okay, what is the horizontal distance between the 2,300 Newton load and P so that there is no moment about P?
देयर इज़ नो मोमेंट अबाउट पी। ये लाइन हमें इंडिकेट करती है कि ये पॉइंट जो हमारा पी है दैट इज़ आवर पिवट। इस पॉइंट पी को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकालेंगे और उन दोनों को इक्वेट करेंगे और उसके बाद हम अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले उसने हमें इंडिकेट किया हुआ है 2300 न्यूटन का वेट जो कि ये है, ठीक है। और यहाँ पे उसने हमें इंडिकेट किया है 5800 न्यूटन्स का वेट। उसने हमें पिवट से इसका डिस्टेंस बताया हुआ है 2.3 मीटर्स और यहाँ पे हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अच्छा अब देखें, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले 5800 न्यूटन्स वाला जो लोड है वो हमारे इस टावर को मूव करेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जबकि जो 2300 न्यूटन का वेट है वो मूव करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सही है। तो मैं वर्किंग शुरू करता हूँ। 5800 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल्स टू 2300 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, सही है। सो एक्स की वैल्यू में हम कैसे निकालेंगे, 5800 मल्टीप्लाई बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2300। अब मैं इसको कैलकुलेटर में अगर पुट इन करूँ तो 5800 मल्टीप्लाइड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2300, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.8 मीटर्स। एक्स की वैल्यू आ रही है विच इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2300 न्यूटन लोड एंड पी। सो दिस डिस्टेंस इज़ 5.8 मीटर्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही है। इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। अ कार ऑफ मास 750 kg travels 400 meters at 25 meters per second. Okay, it then accelerates to 35 meters per second and travels a further 400 meters. What is the change in momentum of the car due to acceleration? Change in momentum का हमारे पास जो फॉर्मूला है that is m v minus u, जहाँ पे v is our final velocity and u is our initial velocity, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसने हमें दी हुई 35 और इनिशियल दी हुई 25, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हुए अपना आंसर निकाल देंगे। मास हमारे पास 750 और फाइनल स्पीड इज़ 35, इनिशियल स्पीड इज़ 25। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया, कैलकुलेटर में इसको पुट इन करें, 750 35 माइनस 25, 7500 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड। हेंस 13 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ दैट इज़ ऑप्शन ए। 14. A ball is dropped from rest at the top of a building. Air resistance is negligible. The velocity of the ball is 14 meters per second when it hits the ground. What is the height of the building? अच्छा, सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को एट फर्स्ट लुक देखें तो आप कहेंगे कि एक सिर्फ वैल्यू जो हमें दी हुई है उससे हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। अब सिनेरियो इसका ये है कि देखें, अब इसको समझना में ऐसे है कि एक बॉल हमारे पास है एट द टॉप of a building, सही है। दिस इज़ अ बिल्डिंग एंड द बॉल इज़ एट द टॉप, द बॉल इज़ एट रेस्ट। अब जब ये बॉल हमारे पास थ्रो की जाएगी और ये नीचे आएगी एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ इसकी स्पीड है 14 मीटर्स पर सेकेंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अगर हम एनर्जीज़ को यहाँ पे देखें तो इस वक्त हमारे पास जो बॉल की एनर्जी है दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा बॉल कोई एनर्जी पोजेस नहीं करती। ओवर टाइम ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है और जैसे ही बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो GPE हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, सही है। इसका मतलब कि हमारी जो पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। जो बॉल के पास जितनी एनर्जी टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे थी उतनी एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग होगी व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड, सही है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जब बॉल टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे थी तो वो एक ही एनर्जी पोजेस करी थी दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही बॉल आके ग्राउंड को हिट करी तो उसकी सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ mgh, और काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है दैट इज़ हाफ mv², सही है। v हमारे पास स्पीड है और h इज़ द हाइट जो कि हमें निकालनी है। आप देखें मास बॉल का सेम रहेगा तो
मास से मास हमने कैंसिल कर दिया. नाउ अब हमारे पास जो इक्वेशन बची वो है जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ लेट्स यूज दिस इक्वेशन. जी में हम पुट इन करेंगे वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ विच इज़ 9.81. एच हमें निकालना है और हाफ, सॉरी एम तो हमारा कैंसिल हो गया. वी उसने हमें स्पीड बताई हुई है 14 स्क्वायर. सही है, तो ये हो जाएगा एच इज़ इक्वल्स टू 14 स्क्वायर डिवाइड बाई 2. पहले करता हूँ. 14 स्क्वायर इज़ 196 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 98. सही है, तो एच इज़ इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाय 9.81. अगर इसको कैलकुलेटर में आप पुट इन करें तो हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी वो है 9.98, 9.99 एंड इफ आई राउंड ऑफ तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर्स. सो इस तरह हमारे पास जो बिल्डिंग की हाइट आई दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर्स. तो ये एक टेक्निकल सवाल था और अगर कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उसको एनर्जी से रिलेट करने की कोशिश किया करें, तो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसी तरह निकलता है. सही. क्वेश्चन नंबर 15. विच एनर्जी सोर्स इज़ अवेलेबल कॉन्स्टेंटली ओवर अ 24 आवर पीरियड? नेचुरल गैस, सोलर सेल्स, टाइडल, विंड. 24 आवर पीरियड्स इज इक्वल्स टू 1 डे. सही है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वो एनर्जी सोर्स है जो हमें कॉन्स्टेंटली मिल सकती है फॉर 1 डे. सबसे पहले हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करते हैं. सोलर सेल्स. सही है, सोलर सेल्स सन के एनर्जी के ऊपर बेस करते हैं और सन 24 आवर्स के पीरियड के ऊपर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होता. इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर 12 आवर्स और लेस और मोर. सी टाइडल टाइडल एनर्जी हमारे पास वेव्स से प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अच्छा, कोई ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि वेव्स आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स और दे आर कांस्टेंट. अब अगर आप देखें तो वेव्स जो हैं वो हर सेकंड या हर मिली सेकेंड नहीं बन रही होती, उनमें भी कुछ इंटरवल्स होते हैं फॉर 5 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स. सो दे कांट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कांस्टेंट 24 आवर पीरियड. सही है, ऑप्शन नंबर डी विंड. अच्छा, अब ये तो ऑब्वियस है, हवा ऑब्वियसली 24 आवर्स कंटिन्यूसली नहीं चलती. सो ए नेचुरल गैस. एक्सेप्शंस अगर हम एलिमिनेशन मेथड पे जाएं तो इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास ए ही बचता है. लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे क्यों, क्योंकि नेचुरल गैस ऑब्वियसली पाइपलाइन से आ रही होती है तो वो कॉन्स्टेंटली आपके पास 24 आवर पीरियड पे अवेलेबल होती है. ठीक है, सो आवर ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ए, नेचुरल गैस. Question 16. A 15-watt lamp is turned on for 30 minutes. It wastes 7,000 joules of energy. What is the efficiency of the lamp? अब efficiency का फॉर्मूला हमें पता है. efficiency का फॉर्मूला है एनर्जी इनपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी आउटपुट. सही है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी चाहिए होगी. सो बेसिकली एग्जामिनर ने हमें डायरेक्टली इसमें ना एनर्जी इनपुट दी हुई है और ना एनर्जी आउटपुट दी हुई है. सही है, लेकिन उसने एनर्जी इनपुट निकालने के लिए हमें 2 फॉर्म्स ऑफ डेटा दिए हुए हैं. दैट इज़ 15 वाट लैम्प, उसने हमें पावर दिया हुआ है, और 30 मिनट्स उसने हमें टाइम ड्यूरेशन दी हुई है. सही है, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे पावर इज़ इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम, और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपनी एनर्जी इनपुट निकाल लेंगे. ठीक है, अब एनर्जी आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो उसने हमें ये बताया हुआ है कि इट वेस्ट 7,000 जूल्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो अगर हम इनपुट में से एनर्जी इनपुट में से 7,000 जूल्स को माइनस करें तो हमारे पास एनर्जी आउटपुट आ जाएगी. सही है, सो आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस वेस्ट. इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगी और फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास इनपुट एनर्जी आ जाएगी. सही है, तो अब हमने आउटलाइन एक बना ली. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर हमारे पास है 15 वाट्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है कि टाइम हमेशा जो हम लेंगे वो सेकंड्स में लेंगे, नॉट इन मिनट्स. सही है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये एरर करेंगे कि टाइम को वो 30 एग्जैक्ट लिख देंगे, लेकिन टाइम इज़ ऑलवेज टेकन इन सेकंड्स. सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 1800. तो मेरे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाय 1800, हेंस इट्स 27,000. ये मेरे पास एनर्जी इनपुट आ गई. सही है, तो एक वेरिएबल मेरे पास आ गया. नाउ आई हैव टू फाइंड द सेकंड डेटा. आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट दैट इज़ 27,000 माइनस वेस्ट एनर्जी दैट इज़ 7,000.
तो मेरे पास एनर्जी आउटपुट की वैल्यू आ रही है 20,000। ठीक है, अब मैं इसको एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करता हूँ। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइड बाय 27,000। कैलकुलेटर में जब आप इसको पुट इन करें तो 3 zeros गेट कैंसल्ड एंड 20 डिवाइड बाय 27, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.74। हेंस आवर आंसर इज ऑप्शन डी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 17, विच क्वांटिटी इज नॉट मेजर्ड इन जूल्स। सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट्स मेजर्ड इन जूल्स, हेंस दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लेटेंट heat is also a form of energy, heat energy, thermal energy, hence this is incorrect. C, power is measured in watts, not in joules, hence this is the correct option, we can consider it. Option D, work, as we all know work is always measured in joules, and hence this option is also incorrect. So our answer is option C. Which description of a liquid is correct? As we all know, a liquid has a fixed volume but not a fixed shape, because the shape of a liquid varies on the container we store a liquid in. सही है, लिक्विड का शेप जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम क्यों फिक्स्ड होता है? वॉल्यूम की चेंज नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक ग्लास इज फिल्ड विद वाटर, सही है, और वी हैव अ टब, और अगर हम उस ग्लास के वाटर को इस टब में डाल दें, सो इट विल ओनली कवर अ पार्शियल area of that or volume of that tub, but the volume of water will still remain the same. Hence अब हम इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अपना आंसर करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। फिक्स्ड शेप फिक्स वॉल्यूम, दैट्स इनकरेक्ट, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। फिक्स्ड शेप वेरिएबल वॉल्यूम, दैट्स इम्पॉसिबल। वेरिएबल शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट्स करेक्ट। वेरिएबल शेप वेरिएबल वॉल्यूम, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस, hence it's also incorrect. So our answer is option C. Now let's move to the next question. Question number 19. A transparent box has a dividing wall in its middle. It contains two different gases, one in each half as shown. The dividing wall is removed. The box is left for a long time. The gases do not react. What is then seen in the box? अच्छा, सबसे पहले जब हम इस डिवाइडिंग वॉल को रिमूव कर देंगे तो ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स कर जाएंगी। डार्क ब्राउन गैस और कलरलेस गैस आपस में जब मिक्स करेंगे तो ये एक पेल ब्राउन गैस बना लेंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि द गैसेस डू नॉट रिएक्ट, और अगर ये गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही तो हमारे पास कोई यूनिफॉर्म या कोई एक कलर नहीं बनेगा, डिस्टिंक्ट क्लाउड्स फॉर्म होंगे, हेंस हमारे पास जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। लेकिन इसके लिए आपने सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि जो प्रोसेस यहाँ पे अकर होगा वो डिफ्यूजन है, जैसे मैंने पहले बताया, और ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को अकर होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दो गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। डिफ्यूजन इज़ बेसिकली मिक्सिंग ऑफ द टू गैसेस। जब ये दो गैसेस आपस में मिक्स होंगी तो एक पेल ब्राउन गैस बना लेंगी जो कि थ्रू आउट द बॉक्स हो। भले ये दो गैसेस रिएक्ट ना करें तब भी ये दो गैसेस मिक्स होंगी, इनके कलर्स मिक्स होंगे और ये एक पेल ब्राउन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस and it does not require the gases to react chemically. That's the most important point in this question. So our answer is option B. Question number 20. A bottle containing a cold liquid is placed on table on a warm day. Drops of water form on outside of the bottle. Which process causes the drops to form? एक कोल्ड बॉटल है, सही है, उसके अराउंड वार्म डे पे है तो उसके अराउंड जो एयर होगी ऑब्वियसली वो भी हॉट एयर होगी या वार्म एयर होगी, सही है। अब जब ये एयर इसके सरफेस के साथ हिट करेगी तो ऑब्वियसली ये सरफेस जो है ये होगी कोल्ड। जब ये हॉट एयर एक कोल्ड सरफेस के साथ एक कोल्ड सरफेस को हिट करेगी तो यहाँ पे ये हॉट एयर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड, यस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एज वी ऑल नो दैट व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, सही है। तो हॉट एयर जो कि इस कोल्ड बॉटल के अराउंड होगी, जब वो इस कोल्ड बॉटल की सरफेस से रिएक्ट करेगी विच वुड ऑब्वियसली बी कोल्ड, तो ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हेंस आप देखेंगे कि यहाँ पे स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड फॉर्म हो जाएंगे।
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. सही है. कंडेंसेशन. ऑप्शन वाई नॉट ऑप्शन बी कंडक्शन. सी कन्वेक्शन. डी. अच्छा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वाई नॉट दीज टू ऑप्शंस, एंड दैट्स ऑब्वियस के ये दो ऑप्शंस यहाँ पे नहीं हम चूज़ कर सकते. एवापोरेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, हेंस दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. What is the specific heat capacity of a liquid? Question 21. What is the specific heat capacity of a liquid? A. The difference between the boiling temperature and the melting temperature of the liquid. B. The energy required to change the state of 1 kg of the liquid. C. The energy required to heat 1 kg of the liquid through 1 degree centigrade. The increase in temperature of the liquid when it is heated. अच्छा, तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो उसने हमें बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट which has no link to the specific heat capacity. The energy required to change the state of 1 kg of the liquid. ये टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन है और ये कहलाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट. स्पेसिफिक लेटेंट हीट, सही है. इट हैज़ नो लिंक विद द हीट कैपेसिटी. The energy required to heat 1 kg of the liquid through 1 degree Celsius, that's specific heat capacity. That's the definition of specific heat capacity. Option D, the increase in temperature of the liquid when it is heated. No link. So correct answer for this question is option C. Now question number 22. Which statement about infrared radiation is correct? सही है. infrared radiation basically जो properties possess करती है वो equal to the properties of light होती है mostly. सही है. तो A, in a vacuum infrared radiation travels at the speed of light. Perfect, बिल्कुल सही ऑप्शन है. इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. अभी मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रॉपर्टीज जो पोजेस करती हैं वो लाइट की होती हैं, और हमें ये पता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ अ ट्रांसवर्स वेव. सही है. नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, हेंस ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी दैन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. तो इसके लिए आपको वो वेब गियर वाला रोनाल्ड मैकडोनाल्ड वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, infrared, visible light, and ultraviolet, X-rays, and the line continues. और ये हमारे पास जो वैल्यू बन रही होती है दैट इज़ बेसिकली ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने हमें बोला है कि इंफ्रारेड रेडिएशन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी दैन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सही है. तो अगर हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम होगी, लेसर होगी दैन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट. वाइट surfaces are better emitters of infrared radiation than black surfaces. This is absolutely incorrect because white surfaces are better reflectors of infrared radiation and black surfaces are better emitters or absorbers. So the correct answer is option A. To question number 23. The speed of sound in air is 330 meters per second. Which sound is classified as ultrasound? ठीक है. उसने हमें यहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ्स दी हुई है. साउंड विद वेवलेंथ 250, 25, 2.5 एंड नन ऑफ द अबव. अच्छा, अब वेवलेंथ हमारे पास दी हुई है और हमें स्पीड दी हुई है और हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी. इन तीनों को लिंक करते हुए द कॉमन फार्मूला जो कि हम सबके दिमाग में आता है दैट इज़ v इक्वल्स टू एफ लैम्डा. ठीक है. और अगर यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल्स टू स्पीड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ दैट इज़ लैम्डा. ठीक है. तो सबसे पहले अब हम सबकी फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और उसके बाद हम जज करेंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाला ये है कि हमारे पास स्पीड है मीटर्स में और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो सेंटीमीटर्स में है. तो हमें इन सारी लेंथ्स को सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम इनको यूज़ करेंगे. ठीक है. सो एज वी ऑल नो दैट 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर्स एंड 250 सेंटीमीटर्स वुड कंटेन x मीटर्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह हम सबकी वैल्यूज़ मीटर्स में निकालेंगे या इस तरह कर लें या फिर द सिंपल मेथड डिवाइड बाय 100. So 250 divided by 100 is equals to 2.5. 25 divided by 100 is equals to 0.25 and 2.5 divided by 100 is equals to 0.025. 0.025. अब हम इन सब पे फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं. सबसे पहले
v equals f lambda f is equals to v, that is 330 डिवाइड बाय 2.5. ये हम ऑप्शन ए की वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 330 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 132. अच्छा, अब हम ये कैसे क्लासीफाई करेंगे कि अल्ट्रासाउंड है या नहीं. अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स. ठीक है, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स. इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, और 20,000 हर्ट्स जो है हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है. सही है, जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन 20,000 आई की फ्रीक्वेंसी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. और अगर तीनों ऑप्शन में से कोई सी भी नहीं आती तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ नन ऑफ द अबव. पहले ए की वैल्यू आ रही है 132, तो हमारे पास ए हो गया इनकरेक्ट. ऑप्शन बी 330 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी 0.25, 330 डिवाइड बाई 0.25 दैट इज़ 1320. इसकी वैल्यू आ रही है 1320 विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. तो हमारे पास ना ए सही है ना बी सही. नाउ ऑप्शन सी 330 डिवाइड बाय 0.025, तो इसकी वैल्यू आ रही है 13,200. सही है, तो विच इज़ ऑल्सो लेसर दैन 20,000. ओके, अब हम ऑप्शन डी दैट इज़ नन ऑफ द अबव. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया है इस क्वेश्चन का दैट इज़ ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. Question 24. Which diagram shows how light from a distant object forms an image in normal eye? अच्छा, नॉर्मल आई में जो हमारे पास लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं वो एग्जैक्ट रेटिना पे आके होती हैं. सही है, तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो लाइट रेज कन्वर्ज होकर एग्जैक्टली रेटिना पे मीट कर रही हैं, सो दिस इज़ परफेक्ट. बाकी ऑप्शन को भी हम कंसिडर करते हैं. ऑप्शन बी, लाइट रेज इसमें कन्वर्ज हो ही नहीं रही, कन्वर्जिंग लेंस से पास होते हुए भी लाइट रेज पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस से पास होने के बाद लाइट रेज ऑब्वियसली कन्वर्ज होती हैं. तो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो हमारी लाइट रेज हैं वो रेटिना से शॉर्ट कन्वर्ज हो रही हैं. सही है, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही हैं. सो दिस इज़ द केस ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि आपने लेंसेज के चैप्टर में पढ़ा होगा. तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन डी, इसमें हमारे पास लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं लेकिन बियॉन्ड द रेटिना. सो दिस इज़ द केस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस, और ये भी अगेन आपने लेंसेज के चैप्टर में पढ़ा होगा. सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. सही है, क्योंकि बोथ ऑफ दिस ऑप्शंस में जो ये जो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे हम या तो इधर हम एक यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस टू गेट द लाइट रेज कन्वर्ज ऑन द रेटिना, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक डाइवर्जिंग लेंस. सही है, ताकि लाइट रेज हमारी रेटिना पे आके कन्वर्ज हो. So both of these options are incorrect, hence the correct option is option A. Now question 25. The color of visible light is related to the wavelength of the light. Okay, which list of colors is in order of increasing wavelength? तो इसमें मैं पहले विबग्योर को स्टेट कर देता हूँ. सही है, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो अगर हम देखें तो उसने बताया कि अच्छा, विबग्योर में नीचे आते हुए हमारे पास वेव लेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही होती है. सही है, तो ऊपर जाते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है और जब हम नीचे आते हैं तो वेव लेंथ इंक्रीज़ होती है. सही है, तो इस हमें इंक्रीजिंग वेव लेंथ का केस है, तो हम देखेंगे कि इससे हम अपने विबग्योर से ऑप्शंस को मैच करेंगे. ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड. ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड. सो ऑप्शन ए इज़ परफेक्ट. नाउ ऑप्शन बी, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो. अच्छा, अब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लू ग्रीन के बाद अगर ये ठीक है, तो अगर उसने हमें येलो पहले दिया होता और रेड बाद में, जो कि उसने ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो सकता था. लेकिन हेयर दिस इज़ नॉट द केस, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. थर्ड ऑप्शन, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू. ग्रीन देन रेड एंड देन येलो, अगेन डिसमैच हो गया, तो अगेन ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू. रेड एंड देन येलो, ग्रीन एंड ब्लू. अगर ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ का पूछा, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Question 26. A thin converging lens is used as a magnifying glass. Which law gives the nature of the image produced and an expression that is the linear magnification? तो नेचर ऑफ इमेज डिसाइड करने के लिए देखें, हमारी जो मैग्नीफाइंग ग्लास की इमेज फॉर्म हो रही होती है ना,
वो बेसिकली हो रही होती है ऑब्जेक्ट से पहले, सही है, क्योंकि जब हम लाइट रेज को एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड्स तो हमारे पास वो लाइट रेज एक पॉइंट पे आके मीट कर रही होती हैं, इसीलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कंसिडर करते हैं, सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा या तो ऑप्शन सी या डी, ठीक है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन की एक्सप्रेशन का हम सबको पता है, दैट इज़ द इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सही है। तो इन दो चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27, विच एप्लीकेशन इज़ नॉट अ यूज फॉर अल्ट्रासाउंड, सही है। अब क्लीनिंग एंड ज्वेलरी में अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, सही है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। स्कैनिंग एंड अनबॉर्ड में भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। सी, सोनार्स में भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। और डी, स्टेरिलाइजिंग वाटर में अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ होता। अच्छा, अब क्यों यूज़ नहीं होता, दैट इज़ द पॉइंट। वाटर को स्टेरिलाइज करने में हमारे पास हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी वाटर से रिमूव करना होता है, जिसकी वजह से हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड को देखें तो अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस तो हाई लेवल पे प्रोड्यूस करता है कि डस्ट पार्टिकल्स तो रिमूव हो जाएं, लेकिन अल्ट्रासाउंड ऐसी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वाटर से रिमूव हो जाए, वाटर स्टेरिलाइज हो जाए। इसकी वजह से ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी इज़ आर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, विच इक्वेशन इज़ करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस पी डी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ए कैटेगरी ऑफ वोल्टेज, सही है। और वोल्टेज के लिए निकालने के लिए हम वोल्टेज की दो कैटेगरीज हैं बेसिकली, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, सही है। ईएमएफ इज़ बेसिकली वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, सही है। अब यहाँ पे ये दोनों ऑल्टरनेटिवली भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे कभी कभार पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन ओवर चार्ज भी कह सकते हैं, सही है। दोनों वोल्टेज की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वर्क डन और एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, सही है। दिस इज़ आवर बेसिक फार्मूला। This is equals to voltage multiplied by current, that is incorrect. Energy divided by time, this is the formula for calculating power, hence it's also incorrect. Work done divided by charge, that's correct. इसकी मैंने explanation आपको दे दी अभी. Current divided by resistance, that's also incorrect. अच्छा, अब देखें V is equals to IR, अगर आप देखें तो यहाँ पे that is करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अगर वो यहाँ पे हमें करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस दे देता तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है जहाँ पे हमें ज़्यादा थोड़ी डिटेल्स में जाना होगा, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे हमारे लिए चीज़ें सिंपल रखी, करंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, सही। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। द डायग्राम शोज 5 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स शोन आर आइडेंटिकल, विच सर्किट्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे सारे सर्किट्स की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं ये पैरेलल में है, सो दिस इज़ 1/r प्लस 1/r और इसका होल इनवर्स, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये भी एक पैरेलल सर्किट है, तो इसकी रेजिस्टेंस और इनको हम लेबल कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, सही है। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल होगी, इसके बराबर होगी 3। दिस इज़ ऑल्सो अ पैरेलल सर्किट। अच्छा, अब ये जज मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये पैरेलल सर्किट है या सीरीज सर्किट है, तो दैट सिंपल। यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो करंट हमारे पास 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है और इधर आके मर्ज हो जाता है, सही है। जहाँ जहाँ पे करंट 2 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा हो वो हमारे पास पैरेलल सर्किट होता है, और अगर करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो वो हमारे पास सीरीज सर्किट होता है। ऑप्शन 3 में भी अगर आप देखें करंट यहाँ से मूव करना शुरू होगा और इधर जाके एक पार्ट में स्प्लिट होगा, इधर जाके एक पार्ट में, फिर यहाँ पे आके ये अगेन मिक्स हो जाएगा। ऑप्शन 4 में अगर आप देखें तो ये एक सीरीज सर्किट है और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है जिसमें करंट पूरा टाइम फ्लो करेगा इन द सर्किट, सही है। तो 4 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, 4 की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, 4 की होगी R प्लस आर विच इज़ इक्वल्स टू 2R, सही है। ऑप्शन 5 अगर आप देखें तो पहले करंट जाके यहाँ पे स्प्लिट होगा, फिर करंट जाके यहाँ पे स्प्लिट होगा और फिर ये दोनों करंट्स यहाँ पे आके मीट कर जाएंगे, तो ऑप्शन 5 की भी रेजिस्टेंस ऑप्शन 1 के बराबर होगी। सो 1 2 3 and 5 all would have the equal resistance, whereas 4 would not have the equal resistance. 4 would have a different resistance. 1 2 3 and 5 are correct. Answer is option A. अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो सब ऑप्शन 4 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सही है। अगर हम क्योंकि हमारे पास कोई और यहाँ पे सीरीज सर्किट नहीं है, सो ऑल दिस ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। नाउ which electrical appliance, question 30, which electrical appliance uses the heating effect of electricity? A cell phone, B a fan, C a hair dryer, D a lawn mower.
सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो क्या हमारे पास एक डेली यूज़ हमारा बन गया, वो हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं यूज़ करता, क्योंकि अगर वो करता होता तो ओवर हीट होके आज तक दुनिया में जितने मोबाइल हैं सारे फट चुके होते। पी अ फ़ैन, फ़ैन बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सही है, तो दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। सी अ हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर अगर आप कभी आपने यूज़ करा हो तो हेयर ड्रायर जो एमिट करता है हॉट एयर करता है, सही है, तो बेसिकली ये इसके अंदर एक एलिमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू ये हॉट एयर इससे एमिट हो रही होती है, और हैंस हमारे जो जिस भी हम ऑब्जेक्ट पे या हमारे अपने हेयर पे इसको यूज़ करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और डी अ लॉन मूवर, अ लॉन मूवर इज does not use the heating effect of electricity. Now question 31, how many kilowatt hours of energy are used by a 1000 watt heater connected to a 230 volt supply for 30 minutes? ठीक है, तो अब किलो वॉट आवर्स ऑफ एनर्जी, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किलो वॉट, मतलब हम पावर को वैल्यू जो हमें दी हुई है वॉट्स में दी हुई है, इसको हम किलो वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम हमारे पास 30 मिनट्स में दिया हुआ है, इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। पावर को किलो वॉट्स में लाने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, एंड 1000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1, सही है, तो हमारे पास जो पावर की वैल्यू है दैट इज़ 1 किलो वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास इस वक्त है 30 मिनट्स, सही है। सो अगर हम 30 इसको आवर्स में लाने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो जाएगा हाफ, 1/2, 1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ दैट इज इक्वल्स टू 0.5 और हाफ किलो वॉट आवर्स, सही है, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आप देखें एग्जामिनर ने हमें ट्रिक करने के लिए 230 वोल्ट सप्लाई फॉर 30 मिनट्स दिया हुआ था। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा तो सबसे पहले तो ये सोचेगा इस 230 का क्या काम है, और उसमें अपने 2-3 मिनट ज़ाया कर देगा, सही है। तो जो बेसिक या जो हमारे पास रेलिवेंट चीज़ें हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपने सिर्फ उन्हीं को नोटिस करना है और उन्हीं के थ्रू अपने आंसर निकालना है। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, अगर जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। विच सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन when an electrical kettle that has a stainless steel outer casing when wiring an electric kettle? अच्छा, स्टेनलेस स्टील आउटर केसिंग में उसने हमें बताया हुआ है कि ये बेसिकली ये करंट को कंडक्ट कर सकती है, सही है, और इलेक्ट्रिकल कैटल है तो अब हम ऑप्शन अपने रीड करते हैं। इट मस्ट बी अर्थ एंड हैव अ फ्यूज़ इन द लाइफ वायर, ये तो बेस्ट प्रिकॉशन है कि वो अर्थ भी हो और उसमें लाइफ वायर में एक फ्यूज़ भी हो, क्योंकि अगर देखें होता ही है कि अगर ये एक इलेक्ट्रिकल कैटल है, लाइव वायर से इसकी करंट आ रहा है, अगर इसमें एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आ गया, सही है, तो ओवर हीटिंग का इशू हो सकता है और मल्टीपल इश्यूज़ आ सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम एक फ्यूज़ यूज़ करते हैं लाइव वायर में, जो कि हमारे पास क्या करता है, इसमें हम एक लिमिट सेट कर देते हैं करंट की, और अगर हमारे पास करंट उस लिमिट से ज़्यादा आता है तो हम इस फ्यूज़ को, ये वाला फ्यूज़ जो है ये मेल्ट हो जाता है और करंट की सप्लाई ब्रेक हो जाती है, हैंस ये एक बेहतरीन प्रिकॉशन है। और सेकंड, स्टेनलेस स्टील है, मैंने आपको बताया करंट कंडक्ट कर सकता है, करंट इसमें फ्लो हो सकता है इस इलेक्ट्रिकल कैटल में, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि होता ये कि अगर किसी तरीके से ये लाइव वायर ब्रेक हो जाए और हमारा करंट इस बॉडी में आ जाए, और अगर कोई इंसान इसको कैटल को टच करेगा सो कैन ही कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये अर्थ करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि जितना करंट इस बॉडी में फ़्लो हो रहा होता है इलेक्ट्रिकल कैटल की, वो सारा अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है। सो इसके ज़रिए जब अगर कोई इंसान इसको टच करेगा इस इलेक्ट्रिकल कैटल को तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होगा, सही। सो दिस इज़ द बेस्ट प्रिकॉशन। और फ्यूज़ हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अर्थिंग होना तो इम्पॉर्टेंट है हर ऑप्शन के लिए। इट मस्ट बी अर्थ एंड हैव अ फ्यूज़ इन न्यूट्रल वायर, इम्पॉसिबल बिकॉज फ्यूज़ न्यूट्रल वायर में कनेक्ट नहीं होता। इट नीड्स अ फ्यूज़ इन द लाइव वायर बट डज नॉट नीड टू बी अर्थ, अभी मैंने आपको बताया कि इसको अर्थ करना ज़रूरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है, हैंस दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इट नीड्स द फ्यूज़ इन न्यूट्रल वायर बट डज नॉट नीड टू बी अर्थ, कि ना न्यूट्रल वायर में फ्यूज़ हो सकता है और इसको अर्थ करने की भी ज़रूरत है, हैंस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question 33. What is the purpose of the earth wire in a plug connected to an appliance? Option A, to complete the circuit so that the appliance works. That's incorrect, क्योंकि ये वाला काम जो करता है ये न्यूट्रल वायर करता है,
बिकॉज लाइव वायर से हमारा करंट आ रहा होता है, सही है, और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लगाते हैं जो कि करंट को वापस लेके जाता है, सही है। सो द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। टू कंडक्ट थर्मल एनर्जी सो दैट द अप्लायंस डज नॉट गेट टू हॉट, दैट्स इनकरेक्ट। सी, टू प्रिवेंट अ पर्सन गेटिंग अ शॉक, दैट्स करेक्ट बिकॉज ये मैंने अभी आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है पिछले सवाल में। एंड ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम अ करंट दैट इज़ टू लार्ज। अच्छा, ये काम होता है हमारे पास फ्यूज़ का, जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले सवाल में, सही है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हेंस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सही है। क्वेश्चन 34, the diagram shows a wire carrying a current in a magnetic field. What is the direction of the force on the wire? सही, यहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ इनटू द पेज, सही है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। आई लीव इट टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। द डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी मोटर। व्हाट इज़ द पार्ट लेबल्ड क्यू? सही है। अच्छा, अब इसने हमसे जो पार्ट मांगा है ना, विच दिस इज़ एक्चुअली दिस पार्ट, सही है। तो यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि ये एक डीसी मोटर है, जिसकी वजह से हम इजीली कह सकते हैं कि द आंसर द ऑप्शन डी, दैट इज़ अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। लेकिन व्हाट इफ़ यहाँ पे अगर उसने हमें एसी जनरेटर दिया हुआ होता, सही है। अगर यहाँ पे एसी जनरेटर होता ना, तो हमारा आंसर होता ऑप्शन सी, दैट इज़ अ स्लिप रिंग। बट ये एक डीसी मोटर है, सो आवर आंसर इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन 36, द डायग्राम शोज अ ट्रांसफार्मर। अब एक हमारे पास ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। A student writes 4 statements about how the transformer works. First one, an alternating voltage across the primary coil induces an unchanging voltage across the secondary coil. अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि उसने हमें बोला हुआ है कि ये अनचेंजिंग वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होती है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, सही है। तो ऑप्शन सॉरी, द स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर, दैट्स परफेक्ट, क्योंकि यहाँ से जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा होगा, सॉफ्ट आयरन कोर जैसी मैग्नेटाइज होगा तो वो अपने अराउंड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, सही है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक ऑल्टरनेट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, सो दिस पॉइंट इज परफेक्ट। A changing magnetic field in the iron core induces an alternating voltage across the secondary coil. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक इंड्यूस कर देगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो परफेक्ट। एन अनचेंजिंग वोल्टेज अक्रॉस अ प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो है वो चेंजिंग वोल्टेज होगा, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। तो इस तरह हमारे पास 2 और 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हैंस हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 37, विच पार्टिकल हैज़ द स्मॉलेस्ट मास? ए एन अल्फा पार्टिकल, बी एन इलेक्ट्रॉन, सी अ न्यूट्रॉन और डी अ प्रोटॉन, सही है। अच्छा, अब ये हम सबको पता है कि दैट्स वेरी बेसिक कि जो स्मॉलेस्ट मास होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है, नीदर एन अल्फा पार्टिकल, नॉन न्यूट्रॉन, नॉन प्रोटॉन, सही है। द स्मॉलेस्ट मास दैट अ पार्टिकल हैज़ इज इलेक्ट्रॉन। Which two atoms are isotopes of the same elements? Isotopes की definition, उसने हमें 4 atoms दिए हुए हैं और हमें 4 options दिए हुए हैं। Isotopes की definition होती है the atoms having the elements having the same amount of protons but different amount of न्यूट्रॉन्स, सही है। इस डेफिनेशन को जहन में रखते हुए हमने आंसर लिखना है, सेम प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, सही है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देखते हैं सेम किस में है, सो 12, 14, 13, 14, 14 and 14, we have found the 2 elements with the same number of protons. Let's check whether they have the same whether they have different neutrons or not. So the one with 14 protons has 22 neutrons, and the one with the other element with 14 protons has 24 neutrons. ये दोनों परफेक्टली मैच कर रहे हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन को, तो 2 and 4 आर आइसोटोप्स, हेंस हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। 4 types of ionizing radiation are listed: alpha particles, beta particles, X-rays and gamma rays. Which type of radiation can be emitted from the unstable nuclei of a radioactive material? ये तो एक सिंपल और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव मटीरियल का 3 तरह की आयोनाइजिंग रेडिएशन से एमिट कर सकते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा,
सही है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेस। Question number 40. What is the nuclear reaction that powers the sun? We all know that sun में जो nuclear reaction हो रहा होता है that is fusion reaction. सही है, और हाइड्रोजन इसमें फ्यूज़ हो रही होती है into helium. सही है, so the correct answer for this option is the fission of hydrogen into helium. Incorrect, because fission नहीं, हमारे इसमें space में fusion हो रहा होता है. तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, परफेक्ट। द फ्यूजन ऑफ हीलियम इनटू हाइड्रोजन, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हीलियम का फ्यूजन होके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन का जब फ्यूजन प्रोसेस ऑकर होता है तो वो एक हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज़ हीलियम। सही है, सो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, हैंस आंसर इज ऑप्शन सी। सो दिस वॉज आवर पेपर ऑफ May June 2024, वेरिएंट 2, ओ लेवल फिजिक्स 5054। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्लियर ना हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इफ़ एवरीथिंग इज़ अंडरस्टूड, आई वुड लाइक यू टू like this video and subscribe to the channel for further parts of this edition, because आगे जाके मैं और भी पेपर्स अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।